गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। इस विषय में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या है। अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाती है। किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों द्वारा शिक्षा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरन सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल में संजोए रख सकता है। दूसरी ओर शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का यहाँ हम देखें तो एक बहुत अच्छा महत्व ये रहेगा कि शिक्षक को पढ़ाने में भी रुचि आ रही है और वहाँ छात्रों को भी पढ़ने में रुचि आती है और जो भी वो सिखाना चाहता है उन्हें पढ़ाना चाहता है वो उसका ज्ञान एक स्थिर ज्ञान की तरह उनके मस्तिष्क में रह जाता है। तो यहाँ जो सहायक सामग्री है शिक्षण अधिगम से संबंधित वो वहाँ बहुत ही अपना महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है। अब इसी उसमें शिक्षण सहायक सामग्री के इसमें आज वही शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है और उसी शिक्षक का शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है जो अपनी पाठ्य सामग्री को इन रोचक सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देती है। चाहे वह वास्तविक वस्तु हो, चित्र हो, चार्ट हो या कोई तकनीकी उपकरण, सभी से छात्रों के मस्तिष्क में एक बिंब निर्माण करता है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षण के अंतर्गत अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय ही नहीं अनिवार्य भी है। तो इसलिए जो सहायक सामग्री है वो छात्रों को हर तरीके से एक नए प्रकार का एक ज्ञान अर्जित करने में उन्हें सहायता प्रदान करता है। तो सहायक सामग्री चित्र के माध्यम से भी हो सकती है, चार्ट के माध्यम से भी हो सकती है, नई नई तकनीकी के माध्यम से भी हम बच्चों को जो भी पाठ पढ़ाने जा रहा है शिक्षक उसमें रुचि उत्पन्न करवा सकते हैं। अब इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री का जो अर्थ है वो हम यदि देखते हैं तो जिन सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण को सरल व प्रभावी बनाया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इन्हें शॉर्ट में TLM कहते हैं और इसका अंग्रेजी में अगर फुल फॉर्म देखें तो टीचर लर्निंग मटेरियल, जो कि टीचर अपने साथ में कक्षा में पढ़ाने के लिए ले जा रहा है तो वो टीचर लर्निंग मटेरियल है। टीचर पढ़ाने का जो सामग्री है वो ले जाता है तो इसे TLM भी कहते हैं। अब शिक्षण अधिगम सामग्री में कक्षा अध्यापन के समय में डस्टर, खड़िया, संकेतक, शामपट और पाठ्य पुस्तक आज के युग में अध्यापन की एक प्रकार से अनिवार्य सामग्री है। जब शिक्षक कक्षा में जा रहा है तो उसके पास डस्टर भी होगा, चौक भी होगा जिसे खड़िया कहते हैं, संकेतक भी है जिसे पॉइंटर कहते हैं, शामपट है और पाठ्य पुस्तक तो है ही। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये तो उसके रोज
का ही है कि ये सारी चीज़ें तो उसके पास होनी ही चाहिए, अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहा है। अब यहाँ हम देखें तो शिक्षण अधिगम सामग्री की परिभाषाएँ क्या हैं? सामग्री सहायक सामग्री का वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। डेड के अनुसार डेंट के अनुसार ये बात कही गई है, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेन्द्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री कहलाती है। ये बात क्वार्टर ए गुड ने कही। तो इन परिभाषाओं से, उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सहायक सामग्री है वह सामग्री उपकरण तथा युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। अब यहाँ पर ज्ञान का संचार इन्हीं चीज़ों से किया जा सकता है कि शिक्षण परिस्थितियाँ किस तरीके से हमें छात्रों तक अपना जो सामग्री है उसके माध्यम से प्रकरण को समझाने में सहायक हो रही है। और जब बच्चे उसमें समझने में सहायक हो जाते हैं तभी हम मानते हैं कि जो पढ़ाया है उस वो प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया गया है, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आ गया है। अगला हम देखते हैं सहायक सामग्री का महत्व। क्या महत्व है, हम क्यों सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहते हैं? तो इसमें संदेह नहीं है कि सहायक सामग्री का अध्ययन को नई दिशा देती है। हम इन सामग्रियों के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। जैसे सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है। अब यहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वही दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाती है। यहाँ ये बात कही गई है कि शिक्षक द्वारा जो मौखिक वक्तव्य है वो अपनी बात को मौखिक रूप से जब बोल रहा है तो वहाँ बच्चों पर उस चीज का कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सहायक सामग्री का प्रयोग करने लगता है तो फिर बच्चों पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। कई अनुभवों के द्वारा इससे हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। यह शिक्षकों के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है। हम देखते हैं कि शिक्षक बहुत अधिक बोले जा रहा है, बहुत अधिक समझाने में समय वेस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने कोई मॉडल चित्र दिखाया वैसे ही शिक्षक को कम बोलना पड़ेगा, उसका कम ऊर्जा लगेगी, कम समय वेस्ट होगा, वो चित्र के माध्यम से ही वहाँ सब कुछ समझा सकेगा। और यह विचारों को प्रभाव व पादकता प्रदान करती है। विचारों का प्रवाह वहाँ पर पता चल जाता है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। जितनी भी भाषा से संबंधित कठिनाइयाँ हैं उनको समझने में, कठिनाइयों को समझने में सहायक होती हैं, उन्हें दूर कर देती है। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र छात्राएं रुचिकर होने से छात्र छात्रिकाएं भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं और वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को
जान सकते हैं। तो इस तरीके से सहायक सामग्री बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। अब सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? हम जब सहायक सामग्री के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो सहायक सामग्री का उपयोग निम्नांकित उद्देश्य प्राप्ति हेतु किया जाता है। कौन-कौन से उद्देश्य हैं? छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। जो भी शिक्षक पाठ को पढ़ा रहा है, उससे संबंधित हम इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, सीखने की गति में सुधार करना, छात्रा के अधिक क्रियाशील बनाना, विचार अभिरुचियों पर आशा अनुकूल प्रभाव डालना, तीव्र व एवं मंद बुद्धि बालकों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। ये सबसे अच्छी वो है कि हम तीव्र बुद्धि वाले और मंद बुद्धि वाले बालकों को योग्यता अनुसार शिक्षा दे सके। जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना। कोई कठिन विषय है और हमने यदि उसे एक सहायक सामग्री के अनुसार पढ़ाया है, तो फिर वो एक सरल रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत हो सकेगा। अब यहाँ बालक का ध्यान, अध्ययन जो है पाठ की ओर केंद्रित करना। बालक का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित किया और उसके बाद पाठ की जो रुचि है, उसमें भी बालक का ध्यान केंद्रित करना। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। अमूर्त जो पदार्थ हैं, जो अम, दिख नहीं सकते हैं, उनका भी मूर्त रूप प्रदान करता है अध्यापक। कोई चीज़ दिख नहीं रही है, जैसे बैंक का अगर वो पढ़ा रहा है बैंक के बारे में, तो वो बैंक का मॉडल एक चित्र बनाकर ले जाता है, फिर वो सारी चीज़ें उसी से पढ़ाता है कि ये बैंक होता है। तो इस तरीके से जो अमूर्त पदार्थ हैं, उनको भी मूर्त रूप दे दिया जाता है। बालकों की निरीक्षण पद्धति का विकास करना। बालक में जो निरीक्षण की पद्धति होती है, इधर देखना, उधर निरीक्षण करना, उस निरीक्षण में भी, उस परिस्थिति में भी उसका विकास होता है। सहायक सामग्री के कार्य क्या-क्या हैं? सहायक सामग्री के कार्य में हम देखते हैं कि शिक्षण व्यवस्था में सहायक सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर छोटी उम्र में विद्यार्थियों के लिए। तो यह सहायक सामग्रियां विशेष महत्व रखती हैं। इसके इसी महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा शास्त्रियों ने एक मत होकर शिक्षण हेतु इसे स्वीकार किया है। शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री अपने कर्म, अपने कौन-कौन से दायित्व निभाती है, उसे इसके कार्य का क्या-क्या है, तो वो हमें बताते रहते हैं। अब क्या-क्या कार्य हैं? पहला है प्रेरणा सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य, यानी कि इससे सीखे हुए ज्ञान से छात्रों में उत्सुकता रहती है और साथ ही प्रयोग से सीखा ज्ञान उसे प्रेरणा प्रदान करता है। जब वो सहायक सामग्री को लेकर जा रहा है, उसे दिखा रहा है बच्चों को, तो फिर कोई ना कोई उसमें प्रतियोगिता में ये चीज़ सहायक सिद्ध होगी और उसे समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अब दूसरा है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया के सिद्धांत में इन सामग्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलता है। वह खेल खेल में जटिल पाठ्यक्रम को भी आसान से सीख लेते हैं। फिर है स्पष्टीकरण। सहायक सामग्री के माध्यम से
कठिन से कठिन पाठ्य वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर आंखों छात्रों के मन में उठी शंकाओं का समाधान हो जाता है। जो भी उसके मन में शंकाएं उठती हैं, वो छात्रों का स्पष्टीकरण उनसे हो जाता है, स्पष्ट कर देती है उन सब चीज़ों को। और अनुभव युक्त शिक्षण, जब हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो हमें अनुभव होता है चीज़ों का। तो इसमें हम इन चीज़ों से कहते हैं कि रटे हुए ज्ञान को करके सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक याद रहता है। हम देखते हैं कि कोई ऐसा मॉडल हमने बनाया जिससे हम बच्चों को भी बुलाकर उसको करवा के देखें, क्रिया करवा के देखें। तो क्या होगा कि वो अधिक प्रभावशाली होगा और जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह उस चीज को सीख पाएंगे। इससे छात्रों में के मस्तिष्क में प्रभावित चिंतन को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरीके से जो सहायक सामग्री है वो विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। अब अगला है शब्दकोशों में वृद्धि। रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, भाषा प्रयोग शाला आदि को सुनते सुनते बच्चे इनसे सुने शब्दों का उच्चारण कराते करते हैं और सामग्रियां उनके शब्द भंडार में वृद्धि करने के साथ साथ उनके अभिव्यक्ति कौशल को भी सुदृढ़ बनाती है। अब हम यह कह सकते हैं कि बच्चा इन चीज़ों से, जैसे यदि बच्चा शब्दकोश में कमज़ोर है, उसके शब्दों का ज्ञान हमें बढ़ाना है, तो हम ये कहते भी हैं कि रेडियो देखो, टेलीविज़न देखो, चलचित्र देखिए, भाषा का प्रयोग इनसे और अधिक बढ़ जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं वो सुनते सुनते इनको अनुकरण करते करते इस तरीके से होशियार हो जाते हैं, तो फिर उनका शब्द भंडार होशियार कर देता है, उनको बढ़ावा मिल जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति कौशल को भी सुदृढ़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारे कार्य के बाद हम देखते हैं कि सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये सामग्रियां छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार होना चाहिए। जो भी अध्यापक छात्रों को सहायक सामग्री दिखाकर पढ़ा रहा है, उनमें ये सामग्रियां छात्रों के अनुभव है, समझ है, आयु के अनुसार उसे इन चीज़ों का होना चाहिए। अब है यहाँ ये सामग्रियां पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। जब हम यहाँ पर सहायक सामग्रियों को यदि बनाएं तो छात्र भी उन चीज़ों को सीखेंगे और वो भी अपना ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। पाठ्य पुस्तक से संबंधित होनी चाहिए। छात्र तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सहायक सामग्री जो है उसका हम चयन जब करते हैं तो हमें ये ध्यान रहे कि ये छात्र में रुचि जागृत करने वाली हो, वरना छात्र ऊब जाएंगे और वो पढ़ेंगे नहीं, कक्षा में शैतानियां करेंगे, शोर मचाएंगे, तो फिर इससे कक्षा का वातावरण कहीं ना कहीं खराब होता है। अब हम सामग्री का चयन करते समय ये देखें कि कौन से स्तर की सामग्री है और बच्चों को किस में अधिक रुचि आएगी,
और अच्छी तरह सीख पाएंगे। अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो भी आवश्यक सामग्री है केवल उसका ही प्रयोग करें। आप पढ़ाते 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 एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं और आपने वो वो वहां पर सहायक सामग्री काम ही नहीं आएगी। जिस चीज को आपको बताना है सहायक सामग्री उसी चीज पर आधारित होनी चाहिए। अब यहाँ आवश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अनावश्यक जितनी देर आवश्यक हो उतनी ही देर प्रयुक्त की जानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है विद्यार्थी जो हैं वो कक्षा में जब जाते हैं तो वो पढ़ाने के समय अपनी जो सहायक सामग्री है पूरे समय उसे लटका कर रखते हैं। ये सबसे गलत आदत है, बुरी आदत है। क्योंकि सहायक सामग्री तभी हमें यूज करनी चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो, अन्यथा नहीं। तो इस तरीके से जितनी देर आवश्यक हो उतनी ही देर प्रयुक्त की जानी चाहिए। एक तो अनावश्यक रूप से नहीं प्रयोग होनी चाहिए और जितनी देर हो उतनी ही देर में लगी हुई होनी चाहिए। और सामग्री यदि नवाचार से जुड़ी है, नई नई चीजों से जुड़ी हुई है, तो वे तकनीकी से संबंधित है। तो प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल होना चाहिए, इतना कठिन ना हो कि बच्चे ही नहीं सीख पाए। तो जो सहायक सामग्री है नई तकनीकी पर आधारित है उसे थोड़ा चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए। जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है वह सही हालत में होनी चाहिए और जितना नवाचार से वो जुड़ी हो उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। फिर उपयोग में पूर्व शिक्षक को यह एक बार उस सामग्री को कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए। उस सामग्री को दिखाने से पहले शिक्षक क्या करे, शिक्षक उसे अपने आप ही एक बार प्रयोग में करके देख ले कि मैं किस तरीके से बच्चों के सामने इसको प्रस्तुत करूंगा। तो फिर वहां उसे और भी अच्छी तरीके से अभ्यास कर लेने के बाद और अच्छी तरीके से वो उसे समझाते हुए सिखा बच्चों को सिखा सकता है। सामग्री के प्रभावशाली उपयोग के बारे में समस्त साधनों समस्त सावधानी ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। प्रयोग के तुरंत बाद सामग्री को छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर सहायक जो सामग्री थी वो एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब सहायक सामग्री के प्रयोग के बाद हम ये देखते हैं कि शिक्षण सामग्री की सहायक सामग्री की बहुत एक लिस्ट है जिसके अनुसार हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके की सहायक सामग्री होनी चाहिए। रबर की गेंद उससे भी बना सकते हैं, चम्मच है, कमानी तुला है, प्लास्टिक की फर्नल है, घिरनी है, समतल दर्पण है, आयात के प्रतिरूप है, आयात के प्रतिरूप, चांदा, स्केल, दो पैरों की प्रकार, रेडियो, चलचित्र, एल्युमिनियम की कटोरी, थर्मामीटर, संग्रह प्रणाली। अब इसमें इन चीज़ों का होना, सहायक सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब आप लोग और अधिक चीज़ों को देख सकते हैं। इनकी लिस्ट में
थर्मामीटर है, संग्रह जाली है, लोहे की कीलें हैं, परख नली है, प्लास्टिक की नली का है, वर्ग के प्रतिकूल प्रतिरूप चाइना, तार है, हाफ मीटर स्केल है, मानचित्र, फ्लैश कार्ड है, टेलीविज़न है, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं। इस तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री की बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार भी होते हैं। 2 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के आधार पर, सबसे पहले हम उसे प्रस्तुत जब कर रहे हैं, उसके आधार पर, और फिर ज्ञान इंद्रिय के विकास पर आधार। तो यहाँ हम प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर शैक्षणिक सहायक सामग्री को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री। अब हम यहाँ प्रक्षेपित सामग्री की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है हम जिनके प्रदर्शन के लिए विद्युत यंत्र की आवश्यकता होती है। हम बिना विद्युत यंत्र के उसको नहीं चला सकेंगे। जैसे सिनेमा हुआ, दूरदर्शन है, फिल्म है, वीडियोस हैं इत्यादि। तो उन्हें हम प्रक्षेपित सामग्री कहेंगे। अप्रक्षेपित सामग्री, अब यहाँ अप्रक्षेपित में जिनके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिनको प्रक्षेपण करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। अप्रक्षेपित में इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो है कार्टून है, चित्र रेखा है, या चित्र पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है। तो फिर हम इन्हें आराम से रख लो अभी। तो फिर चित्र पोस्टर, फ्लैश कार्ड आदि इनके उसमें काम में आती है। तो 2 तरीके की हमारे सामने सहायक सामग्री हमें देखने के लिए मिली। अब यहाँ सहायक सामग्री के बाद इंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से भी हम ये देखते हैं कि इंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से सहायक सामग्री को 3 भागों में विभक्त करा जाता है। श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। अब यहाँ सबसे पहले हम श्रव्य साधन की बात करेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री में श्रव्य साधन के होते हैं जिनको सुनकर किसी को बात को समझने में सहायता होती है। उनमें हम केवल श्रव्य साधन ही काम में लेते हैं। कभी कभी रेडियो पर हमने ऐसे प्रोग्रामों को सुना है जो कि अधिगम के रूप में हमारे काम आते हैं। तो वो हमारी श्रव्य साधन कहलाएंगे क्योंकि उसमें केवल सुनने का ही काम होता है। इधर से अगर वो जो भी बोलने वाला है किसी बात को बोल रहा है तो सामने वाले के पास वो बात पूरी तरीके से पहुंच जानी चाहिए। अब है दृश्य साधन। शिक्षण में सहायक दृश्य साधन भी होते हैं जिनको दिखाकर पाठ्य वस्तु को समझने में सहायता मिलती है। दृश्य साधनों में पौधे हैं, फूल, फल, पत्तियां, मिट्टी द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के खिलौने आदि। हम यहाँ देखने वाले साधनों की बात कर रहे हैं जो कि केवल देखते हैं हम, दृश्य साधन कहलाते हैं। पानी, पौधे। अब यहाँ इन सभी चीज़ों को काम में लेकर हर बार कोई ना कोई सहायक सामग्री प्रयोग में आती ही है। सहायक सामग्री में
जिस तरीके से दिखाया कि कैसे सहायक सामग्री का दृश्य साधन से प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है दृश्य श्रव्य साधन। शिक्षण अधिगम सामग्री में श्रव्य दृश्य साधन ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी पाठ्य को समझने हेतु सुनना तथा देखना, यानी टेलीविज़न और चलचित्र आदि। इसमें जो शिक्षक है वो अपनी सहायक सामग्री को श्रव्य भी और दोष भी, दोनों प्रकार के जो साधन है उनके माध्यम से अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जिसमें सुनना भी होगा और देखना भी होगा। यहाँ हमने तीनों प्रकार की सहायक सामग्रियों को देखा। एक तो सहायक सामग्री श्रव्य साधन, एक दृश्य साधन और दूसरी श्रव्य दृश्य साधन। अब हमारे जो साधन है वो यहाँ समाप्त होते। तीन ही प्रकार के साधन थे। अब यहाँ हम देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री का रख रखाव किस आधार पर करें। हम शिक्षण सहायक सामग्री एक ऐसी जगह रखी होनी चाहिए जहां पर सीलन और दीमक ना होने की संभावना हो। और शिक्षण सहायक सामग्री को कीड़े से बचाने के लिए घर पर विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब तो शिक्षण सहायक सामग्री को कीड़ों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग ना करें। अब यहाँ शिक्षण सामग्री में हम सोचते हैं कि इन्हें यहाँ रखने से कीड़े लग सकते हैं, तो वहाँ हम दवाओं का प्रयोग करते हैं तो सही रहता है। वहाँ शिक्षण सामग्री में कीड़े नहीं लगते और हम उन दवाओं के प्रयोग से उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री जहाँ पर रखी हो वहाँ पर समय समय पर उचित साफ सफाई भी की जानी चाहिए। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो सहायक सामग्री गंदी हो जाएंगी। अब शिक्षण अधिगम के प्रयोग में सावधानियां भी होनी चाहिए। पढ़ाते समय सावधानियां भी रखनी चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में शिक्षण विभिन्न शिक्षण प्रकार के सावधानियां रखनी चाहिए। अब शिक्षण अधिगम में प्रयोग को विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। उचित गुणों तथा विशेषता वाली सहायक सामग्री को भी कक्षा शिक्षण की दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण का आत्मविश्वास के साथ सहायक सामग्री का चयन कर प्रस्तुत करनी चाहिए। शिक्षक में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैंने जो भी सहायक सामग्री बनाई है उसमें मैं अच्छी तरह से निपुणता पूर्वक इस सहायक सामग्री को प्रस्तुत कर सकता हूँ। शिक्षक को सहायक सामग्री से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न कुछ छात्रों के बताने चाहिए। अब यहाँ है कि सहायक सामग्री, शिक्षक की जो सहायक सामग्री है उससे जो शिक्षक के वह आत्मविश्वास के साथ सहायक सामग्री का चयन कर प्रस्तुत करना चाहिए और शिक्षक को सहायक सामग्री से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों कुछ छात्रों को बताने चाहिए और उनकी उसके प्रति जिज्ञासा को पूरी तरह से शांत करना चाहिए। अब इन रखरखाव के बाद हम देखते हैं कि सहायक सामग्री जो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उनकी विशेषता क्या है। तो उनकी विशेषता निम्न प्रकार की विशेषताएं हैं। पहली है कि हम ऐसी सहायक सामग्री हो जिसमें कम लागत लगी हुई हो, कम खर्चा आया हुआ हो। और फिर शिक्षण सामग्री ऐसी भी हो
कि विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करे। बच्चों के श्रवण शक्ति है, दृश्य शक्ति है, उन सभी को वो उद्देश्यों को पूरा करे। और फिर आकर्षक भी होनी चाहिए, जिससे बच्चे एकदम आकर्षित हो जाएं। उनमें रुचि भी होनी चाहिए, तो वो रुचि पूर्ण रूप से वहाँ दिखाई देनी चाहिए। और शिक्षण अधिगम सामग्री विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो ऐसे रंगीन टाइप होगी तो वहाँ पर आए देख रहे बालकों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। शिक्षण अधिगम सामग्री में प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक वस्तुएं, या वहाँ हम देखते हैं कि अगर हम किसी फूल के बारे में, पत्तियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो प्राकृतिक वस्तुएं वहाँ लाकर भी हम उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके की विशेषताएं भी सहायक सामग्री में देखने के लिए मिलती हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री में अनुपयोगी पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, जो काम नहीं आ रहे। जो पदार्थ किसी काम नहीं आ रहे हैं, उनको हमें इकट्ठा करते रहना चाहिए। और जब वो इकट्ठी हो जाए तो फिर हमें कभी सहायक सामग्री का प्रयोग समझाते हुए उन्हें करना चाहिए। तो इस तरीके से जो सहायक सामग्री है उसकी भी बहुत विशेषताएं हैं। अब सहायक सामग्री की विशेषताओं के बाद उसके महत्व निम्न प्रकार के हैं। पाठ्यांश से संबंधित तथ्यों को समझना। प्रत्येक जो विषय है कुछ ना कुछ कठिन अंश होते हैं। कोई भी पाठ्य का अंश है उसमें जिन्हें विद्यार्थी को समझने में बहुत कठिनाई होती है। इसके लिए हमें शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे विज्ञान के विषयों के अंतर्गत पौधे के विभिन्न भागों को समझाने हेतु तथा मानव के अंतर्गत अंगों एवं उपांगों का मॉडल या चित्र आदि बताकर समझाना चाहिए। इस पाठ्यांश के बाद हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम के महत्व में समझी हुई जो विषय वस्तु को आत्मसात करना, यानी कि उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेना। किसी बात को समझना एक पहलू बताता है, परंतु दूसरा उसे हमेशा याद रखना एक एक बात होती है। तो फिर यहाँ पर हमें समझी हुई विषय वस्तु को एकदम से समझ लेना, साधना समझना बुद्धि का विषय है। तो आत्मसात करने का आश्रय उसे इस प्रकार ग्रहण करना है कि वह बात आचरण का एक अंग बन जाए, नहीं तो शिक्षा एवं शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। अब यहाँ ये हमने पढ़ा कि समझी हुई विषय वस्तु को आत्मसात करना। जो भी हमारी विषय वस्तु है उसको सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए। अब समझी हुई वस्तु के बाद हम ये देखते हैं कि पाठ्यांश को रुचियात्मक बनाना। कोई भी पाठ का अंश है, यदि हम उसके लिए कुछ सहायक सामग्री बना के ले गए हैं कक्षा में, तो क्या होता है, बच्चों को उसके प्रति रुचि होती है कि आज हमारे सर कुछ लाए हैं, उससे पढ़ेंगे। तो फिर किसी बात को समझना, किसी भी बात को समझना एक बात होती है, परंतु उसे समझने में रुचि लेना एक अलग बात होती है। जब हम कहते हैं कि हमें इस पाठ को समझना है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन समझने के बाद हमें उसमें रुचि भी होनी चाहिए, क्योंकि रुचि मन का विषय है। तो किसी बात को समझना बुद्धि का विषय है। मन और बुद्धि दोनों अलग अलग आस्तिक हैं। मन जैसा चाहता है, बुद्धि भी उसी दिशा में और वैसा ही सोचने लग जाती है। तो इस दृष्टि से मन के उपरांत रुचि पहले रुचि पहले है। हम जब इस बात को पहले भी सोचते थे कि हमें मन जैसा चाहता है, हमारी बुद्धि वैसा ही काम करती है।
तो इस दृष्टि से मन से उत्पन्न जो रुचि है वो पहले, तथा बुद्ध के द्वारा किसी बात को ग्रहण करना, ये हमारे बुद्धि के द्वारा जो बात है उसको ग्रहण करना, ये बाद में होता है। तो पहले मन की बात जो होती है वो हमारी सहायक सामग्री में आती है, और उसके बाद बुद्धि की जो बात है वो सहायक सामग्री में आती है। अब हम देखते हैं कि पाठ्यांश को रुचात्मक बनाना, पाठ्यांश को समझने में विद्यार्थी को ध्यान केंद्रित करना। तो जो भी हमारा पाठ्यांश है वो सहायक सामग्री के बाद बच्चा एकाग्र मन होकर उसे सुनता है, देखता है, पढ़ता है और उसमें रुचि उत्पन्न की जाती है। तो फिर वो इस बात पर ध्यान केंद्रित कर लेता है कि जो भी बात उसे समझाई जा रही है वो उसे अच्छी भली प्रकार से सीख ले। अब यहाँ हमारा ये विषय यहीं समाप्त होता है। शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री, जो कि विस्तार से हमने इसका अध्ययन किया, इसका महत्व, इसकी विशेषताएं, उद्देश्य, सभी पर हमने नजर डाली। अब इससे संबंधित हमारे बहुत महत्वपूर्ण लिंक हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। इनको लिंक को पे जाकर हम बहुत सारे इनसे संबंधित जो जानकारी है वो ग्रहण कर सकते हैं, और इस विषय से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए? संवाद मूलक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, या तीव्र होना चाहिए? इसका सही उत्तर है कि संवाद मूलक, यहाँ शास्त्र का संवाद मूलक जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ दूसरा प्रश्न आता है, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं? द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, शिक्षण की तकनीकी, शिक्षण सामग्री। यहाँ इसका सही उत्तर है शिक्षण सामग्री। अब शिक्षण सामग्री के बाद हमारा जो प्रश्न है वो है, नाटक भ्रमण आदि है, क्रियात्मक साधन है, त्रिआई त्रिआयामी साधन है, प्रक्षेपित सामग्री है, या ग्राफिक सामग्री है? सही उत्तर है क्रियात्मक साधन है। श्रव्य दृश्य सामग्री किसे कहेंगे? अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगम करता व प्रत्यक्ष करण के को विकसित करने में सहायता करती है, या अधिगम करता की विकसित करने में सहायता करती है। जो भी अधिगम करता है उनके प्रत्यक्षीकरण को सम्मिलित करने में सहायता, अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिंगवाफोन उदाहरण है? श्रव्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, या क्रिया सामग्री का? इसका सही उत्तर है श्रव्य सामग्री का सही उदाहरण है। निम्न में से शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति है? पाठ दर्शन, मस्तिष्क विप्लव, या दल शिक्षण, या सम्मेलन? सही उत्तर है पाठ प्रदर्शन। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा विषय है उससे संबंधित और भी प्रश्न। निम्न में से शिक्षक की प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धति है? सामूहिक वाद विवाद, कार्यशाला, अभिक्रमित अनुदेशन, या अ और ब दोनों? अ और ब दोनों सही उत्तर। प्रश्न है, प्रयोजना पद्धति के प्रवर्तक? सुकरात, वुडवर्थ, किलपैट्रिक, स्टॉलर? इसका सही उत्तर है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ हम देखें तो अगला प्रश्न
निम्न में से कौन सी शिक्षण की सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री है? कंप्यूटर, एपिडायस्कोप, डायस्कोप या नक्शे? इसका सही उत्तर है कंप्यूटर। कंप्यूटर में श्रव्य भी सुन भी सकते हैं और दृश्य माने देख भी सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण दृश्य सामग्री है? ग्रामोफोन, एटलस, उपरोक्त सभी या रेडियो? अब यहाँ सही उत्तर है एटलस। एटलस हमारा शिक्षण दृश्य सामग्री होगा। अब हमारा यहाँ यह विषय यहीं समाप्त होता है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वाला। अब जो अगला विषय देखेंगे, पढ़ेंगे वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।